ये एक साथ कई सारे सिलेक्शंस वाले बच्चे हैं। कौन सी ब्रांच सर? सफीदो ब्रांच है मैम। कौन सी? सफीदो ब्रांच। अच्छा सफ़ीदो, आओ बेटा, बस बस। सफ़ीदो ब्रांच के ये सारे सिलेक्शंस आज एक साथ पहुँचे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे मज़ा आता है सर जब इतने सारे बच्चे इकट्ठे आते हैं ना। आओ बेटा। सफीदो की तरफ से छोटा सा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। किस किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ बेटा? मेरे टीचिंग के एग्जाम का दिया है। अच्छा टीचिंग के, तुम्हारे बेटा? अच्छा टीचिंग में, तुम्हारा? टीचिंग, तीनों टीचिंग में। और तुम लोग बेटा? अच्छा एसएससी जीडी, तुम्हारा? अच्छा हरियाणा एलएम, तुम्हारा बेटा? आर्मी में, एसएससी जीडी के थ्रू? अच्छा वैसे, अच्छा। और तुम्हारा बेटा? आर्मी में। देखो ये सब अलग अलग, इधर आ जाओ बेटा ताकि तुम्हारी भी। सफ़ीदो ब्रांच से आज यहाँ पे ये इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं। किसी का टीचिंग में हो गया, किसी का आर्मी में हो गया, किसी का हरियाणा एचएसएससी के थ्रू हो गया। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट बेशक अलग अलग हों, तैयारी सबने एक साथ एक जैसी ही की थी। इसलिए कहा जाता है कि जितने फॉर्म्स निकले सब भरो। ये नहीं पता किसकी किस्मत कहाँ किस डिपार्टमेंट में जाग जाएगी। तैयारी तो वही करनी होती है। कितने कितने दिन पढ़े बेटा तुम लोग? मैंने 2 साल। 2 साल पढ़ी। तुम बेटा? 2 साल कोचिंग दी। 2 साल तुम्हारी भी तैयारी? 1.5-2 साल? 1.5 साल? 1.5 साल? 1 साल? 1 साल प्लस, मतलब 1-1.5-2 साल तैयारी में लग जाते हैं अगर ठीक ठाक पेपर होते रहे। पर कई बार सरकार की नीतियां ऐसी होती हैं कि साल साल भर पेपर का मुंह ही नहीं दिखता, तब फिर गैप लंबा हो जाता है। अदरवाइज एक तैयारी, अच्छी तैयारी 1.5 से 2 साल मांगती है बेटा, तभी जाके हम लोग इस लायक बनते हैं कि सिलेक्शन ले पाएँ। बहुत सारी मुबारकबाद तुम लोगों को, और भगवान करे तुम और आगे बढ़ो और तरक्की पाओ, तुम्हारे पेरेंट्स की लंबी उम्र हो, उनका स्वास्थ्य बना रहे, तुम भी खुश रहो हमेशा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। बहुत बढ़िया। ऐसा कितनी बार हुआ कि तुम लोगों का मन टूटा, तुम्हें लगा यार छोड़ तैयारी अब क्या करना? बहुत बार हुआ ऐसा। तुम में से कोई बोलना चाहेगा? लो बेटा, ये देखो तुम्हारी बीच में से कितनी एज है? 21 साल। 21 साल की बहुत यंग सी एज में ये सेलेक्ट हो गया। सीमा मैडम की ब्रांच है जो सफीदो हम लोग गए। अच्छा सीमा मैम की ब्रांच है। सीमा मैम बहुत मेहनती हैं। सफ़ीदो ब्रांच में ना मैम है जो मेन संभालती हैं वहाँ, सीमा मैम बहुत डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं। उनके पिताजी भी बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे थे हरियाणा में, और वो जो उनके अंदर गुण रहे होंगे ना, वो उनकी बेटियों में साफ दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं अपनी ब्रांच पर, और जिसका परिणाम है ये बच्चे जो हमारे साथ हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? मेरा नाम अंकुश है, मैं गांव मलार का रहने वाला हूँ। सफ़ीदो से मैंने 1.5 साल कोचिंग ली थी, तकरीबन 1 साल 6 महीने पढ़ा, और अब मेरे 5 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर हैं। और अब मेरा एसएससी जीडी में मेरा फाइनल हो गया, बीएसएफ में। भाई जैसा कि अब मैम ने पूछा था हमसे कि आपके बीच में आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका मन टूटा हो? भाई बहुत बार होया था ऐसा, खास तौर पर जब ये पेंडेमिक आया था तब तैयारी छोड़ने का मन कर गया था, बुक से दूर भाग गए थे। एक मोबाइल हाथ में आ गया था, मोबाइल हाथ में आने के बाद तो पता आपने क्या हुआ है भाई, वो गलत चक्कर नहीं था कुछ, जैसा आप समझ रहे हो। बस ये सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ गया था तो पढ़ाई से दूर हट गए। फिर उसके बाद एक मैम का लाइव लिंक आया करता डेली यूट्यूब पे, मैंने उसकी कोई क्लास मिस नहीं करी, और सर की भी डेली क्लास ले आया करता यूट्यूब पे ही या ऐप के थ्रू, तो मेरा अब हो गया भाई। भाई आप तय की बात कहना चाहूँगा, एक बात अपनी ध्यान रखियो कि हम नाउस पीढ़ी के लास्ट बालक हैं जिसके मम्मी पापा के आज तक कोई फेसबुक या सोशल मीडिया के अकाउंट नहीं, जिनके मम्मी पापा ने आज तक कोई भी
स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन यूज नहीं करना आता, उन्हें इतना नहीं पता कि आप मतलब के कर रहे हैं के नहीं कर रहे, मोबाइल में के देख रहे के नहीं, वो चीज अपन समझनी पड़ेगी। 100 received on phone pay. अपने आप खुद तय जो मतलब बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो रह गए। और यही 1.5-2 साल है, अगर कर गए तो कर गए, नहीं तो पीछा ही है। इतनी कोई इतनी ज़्यादा रिच फैमिली तो कोई है नहीं अपने में तय कि ज़्यादा 1.5-2 साल खर्चा उठा पाओगे घर के भी, उसके बाद तो बस फिर खुद की कमाई तो है। अभी देखो इसकी उम्र है महज 21 साल, लेकिन इसके देखो थॉट प्रोसेस कितना सही और मैच्योर हो गया कि तुम लास्ट पीढ़ी हो जिसके माँ बाप को ये सब नहीं आता। जब तुम्हारी अगली पीढ़ी होंगी तो तुम्हें तो पता है कि फ़ोन कितनी गड़बड़ कर सकता है। ये तुम्हें अपने ऊपर खुद एक बाउंडेशन रखनी पड़ेगी बेटा कि मैं इतने घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करूं, मैं ज़्यादा किसी की ताक झांक ना रखूं कि कौन क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखूं और बहुत बेहतरीन इंसान बनूं। इसमें गंदगी भी है और इसमें अच्छाई भी है। कुछ लोग इसी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं, नौकरियां तक पा रहे हैं, और कुछ इसी में लिप्त होकर देखो किस तरफ जा रहे हैं। ये तो तुम अपने डिसीजन मेकर खुद हो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और अगर 21 साल में इसमें इतनी समझ है तो तुम में से बहुत लोग इससे बड़े भी बैठे हैं। ये अपना अपना डिसीजन खुद लेना है कि मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है। और कोई कुछ बोलना चाहता है बेटा? ये स्टेज मिलता है ना, मौका है, ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम है। मैंने स्फीडो ब्रांच से लगभग 2 साल तैयारी की है। वैसे मैम ने जैसे ये पूछा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सबकी लाइफ ऐसी ही है और हम सब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ज़्यादा रिच फैमिली हमारी नहीं है। और अगर रिच फैमिली होती तो हमें नौकरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए मेरी लाइफ में भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सर की मोटिवेशन से, मैम की मोटिवेशन से अपनी लाइफ में ओवरकम किया है। और मैंने अपनी जो कोचिंग है वो रेगुलर रखी है और इसी वजह से मेरे कई एग्ज़ाम क्लियर हैं। तो मैं ये कहना मैं आप सभी को भी यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन स्टडी मत छोड़ना। कुछ ना कुछ हम लेके ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव करके ही रहेंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल खाली हाथ तो हम कैसे भी नहीं बैठेंगे अगर हम रेगुलर स्टडी करेंगे तो। थैंक यू। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम परवीन है, मैं स्फीडो ब्रांच से हूँ। जैसे कि मेरे एसटेट मैंने 2 बार क्लियर किया है पीआरटी का, और इसके लिए मैं खासकर बबीता मैम और परिमल सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसके चहलों कदम पर चलकर हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। अगर बबीता मैम और परिमल सर के मार्गदर्शन ना होते तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचते। इसके लिए मैं इनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आ जाओ बेटा, किसी को बोलना है? और अपनी लाइफ में तुमने क्या प्रॉब्लम देखी, तुम्हें कब लगा कि यार पढ़ाई जो है आगे बढ़ सकते हैं, बोलना है किसी को? जैसे ये मौके होते हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई हमें नहीं भी आता तो बोल के देख लें। ये कौन सा धुरंधर है, ये भी तुम जैसे ही हैं, ये भी सब तुम्हारे ही लेवल के हैं। नहीं बोलना, चलो कोई नहीं। इन दोनों तीनों ने बहुत अच्छा बोला। और इसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चे की कि लाइफ जो है ना बेटा, ये तुम्हें खुद डिसीजंस लेने हैं। सबकी ज़िंदगी के वही साल होते हैं कुछ, जैसे ही उम्र थोड़ी सी और आगे भागी तो ये सब चीज़ें फिर रह जाएंगी। और जिसकी ज़िंदगी में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन सही टाइम पे नहीं लेना आता ना, जिसको कि मुझे अब क्या करना है, करियर से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है बेटा। करियर पे अगली पूरी लाइफ डिपेंड करेगी। तुम कैसे कपड़े पहनोगे, क्या खाओगे, कैसा घर होगा, कैसी सुविधाएं होंगी, तुम्हारी अगली पीढ़ी कहाँ पढ़ेगी, ये सब तुम्हारे अब की मेहनत और अब के डिसीजन पर है। पढ़ाई बहुत बार छोड़ने का मन करता है कि यार पेपर नहीं हो रहे अब छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं जब आए ना मन में, तब सोचा करो कि नहीं मुझे करके दिखाना है। ये कुछ थोड़ा सा सफ़र लंबा कई बार हो जाता है, पर जो टिके रहते हैं वो आगे सफल हो जाते हैं। ये बता ही रही थी कि कितनी बार ऐसा अप्स एंड डाउन्स आए, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आगे बढ़ना है, बस मन में ये रखो एक बात कि मुझे किसी भी कंडीशन पे पीछे नहीं हटना। और पढ़ाई छोड़ने का सेकेंड प्लान बी हमारे पास होता नहीं है। मिडिल क्लास परिवार में
बिजनेस करना इतना आसान नहीं है बेटा। बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि नौकरी देने वाले बनो, पर नौकरी देने वाले का मतलब है तनख्वाह देने वाले। तनख्वाह कहाँ से बांटें हम? या तो हमारे पास बेस हो बहुत ताकतवर मजबूत, अगर नहीं है तो पहले अपने पैर जमा के अपनी सैलरी का जुगाड़ करके फिर आगे। ठीक है, अपने पैसे इकट्ठे करो, तुम्हें लगता है मैं बहुत काबिल हूँ, मेरा कोई बिजनेस चल सकता है, तो सरकार से लोन लेके, क्योंकि सरकारी नौकर को बहुत जल्दी मिल जाते हैं लोन और सुविधाएं, तो वो तुरंत से अपनी जॉब पे ले और साइड बिजनेस करे कुछ भी। लेकिन ऐसे बैठे रहना कि ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं का बी प्लान तैयार रखना, ये सबके लिए ज़रूरी है बेटा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी है अपने मन में, तो अपनी कमाई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं है, यही 5-6 सब्जेक्ट हैं, इन्होंने भी वही पढ़े हैं, बस ये वहाँ तुम बैठे हो, यहाँ ये खड़े हैं, इसका अंतर है। इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा टाइम पे मेहनत कर ली होगी और तुम हो सकता है उस टाइम उतना सीरियस होके ना पढ़ पाए हो। तुम में से कईयों ने पेपर ही नहीं भरे होंगे, इसलिए कहा जाता है कि फॉर्म्स सारे भरो, पता नहीं कहाँ किसकी किस्मत कब चमक जाए। मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। इसका एग्जाम्पल ये 7 बच्चे हैं जो सफ़ीदो ब्रांच से आए। सफ़ीदो ब्रांच वाले बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल है बेटा, अलग अलग फील्ड में ये निकल गए, तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो। जहाँ जो मुझे सुन रहा है, मेहनत जो करेगा वो लग जाएगा, चाहे कोई कितनी गरीबी से निकला हो। तुम्हारे घर में छत नहीं है, बेशक छत टपकती है, खाने का पेट भरने का मुश्किल साधन है, लेकिन अगर मेहनत करते रहे तो ज़िंदगी सेट सब लोग कर सकते हैं। बहुत अमीर नहीं बनोगे, लेकिन इतने बन जाओगे कि किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े, तुम्हें ये ना सोचना पड़े कि अगले महीने का राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से होगा, या अपने माँ बाप को किन अस्पतालों में लेके जाएंगे, कहाँ लाइनों में खड़े होंगे, या हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। इतनी काबिलियत ज़रूर अपने अंदर पैदा कर लेनी चाहिए, और सिर्फ मेहनत है बेटा, और कुछ भी नहीं है। चलो लाओ बेटा, घड़ियाँ इनको दे देते हैं। इन सब ने अपनी घड़ी जो है जीवन की वो बदल ली। आ जाओ बेटा, एक एक तुम पकड़ लो ये घड़ियाँ, आ जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ बेटा, एक एक करके आ जाओ। आ जाओ बेटा। अब ये सपना हर एक के मन में होना चाहिए कि एक दिन हम भी इनकी जगह खड़े होंगे। एक बार सारे आ जाओ, सारे ब्रांच वाले। नीचे खड़े रहो, कुछ लोग नीचे खड़े रहो, ऐसे बिल्कुल सही। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। दो बातें मैं बोलना चाहता हूं। अच्छा हमारे ठीक है, original बिल्कुल बिल्कुल। ये सफ़ीदो ब्रांच में आप सर संभालते हैं, सफ़ीदो ब्रांच को संभालते हैं, ये जैसे सारा कामकाज यही देखते हैं, तो ये भी कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एक जो गाना भी बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, उसमें मैं सपोर्टिंग में था, वीडियो में था। वो सफ़ीदों का जो गाना था सैम बाबू ने बनाया था, ICS में आना है, याद है? भूल गए? हाँ, थोड़ा सा उस गाने को सपोर्ट करना। और एक गाना कल आया था, ICS ने नाम कमाया है, कितने लोगों ने कमेंट किया उस के ऊपर? बाकी लोगों को भी कर देना चाहिए। आज फिर एक बार थोड़ा ताकत सी लगा देना। तुम्हारे बीच के साथी रोहित ने, और जो इसने कहा महेश ने बनाया है, ये रहा। पहले तो मानस लग क्या करता है, तो बच्चा हो लिया धीरे धीरे। चलो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी?
मैं आज यहाँ पे सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा बबीता मैम, परिमल सर और हमारी ब्रांच ओनर सीमा मैम का। इनका धन्यवाद इतना सबसे ज़्यादा क्योंकि ये वो शख्स है जिन्होंने, जो बच्चे आत्मनिर्भर नहीं है, कमज़ोर है आर्थिक स्थिति से या फिर पारिवारिक से, वो इन्होंने एक ऐसी जगह उनको तैयार किया, ऐसा तैयार किया भी वो आत्मनिर्भर होकर अपने सपनों के साथ साथ में अपने घर वाले, अपने परिवार के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं वो। तो इन टीचर्स के लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूँगा कि जीवन के हर अंधेरे में, जीवन के एक अंधेरे में रोशनी दिखाई आपने, जब हर दरवाजे बंद हो जाते हैं नया रास्ता खोला आपने। रुक जाओ यार ऐसे वाह वाह करके तो यार आप मेरे को ये वो कर दोगे। न केवल किताबी ज्ञान पढ़ाया बल्कि जीवन जीना सिखाया आपने। इस चलते बेरोजगारी पर सरकारी नौकरी का कड़ा प्रहार करके सरकारी नौकरी को और बच्चों के सपनों को साकार करवाया आपने। धन्यवाद। लास्ट में मैं भाई सभी को यही बोलना चाहूँगा, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको पढ़ना नहीं छोड़ना। अगर आप किसी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं, जब आप उस रास्ते में चले जाते हो तो वापस आने में भी उतना ही टाइम लगता है और उस चीज़ को क्रॉस करके आगे जाकर सफल होने में भी उतना ही टाइम लगता है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब शुरू में आए, दूसरी क्लास में थे शायद, तो परिमल सर की एक बात खटक गई और मेरा थोड़ी शायरी याद आ गई इस पर, अगर आप इजाजत दे सर। इनने कही थी कि यहाँ पे कितनी सुतरी छोरी है, उनने देख के घबरा गया तू तो। वाक्य में सर होंगी सुतरी, मैं वैसे ही कह दिया था कि सुतरी को नहीं, सुतरी है, सुतरी हो था मैं। इस पे भी एक शायरी थी मेरी, शायद मैं शुरू तो सुनांदा है या सपीतों में तो 2-3 बार सुना दी, यहाँ पे भी एक बार सुनाना चाहूँ। ये आर्मी ऊपर है, मेरा ड्रीम लाइन यह है कि घनी मेहनत करन तब आग जाग्या करे, छोरा लीड लगा के स्टेप बना के तड़की 4 बजे ट्रैक पे भाजा करे। घनी मेहनत करन तब आग जाग्या करे, छोरा लीड लगा के स्टेप बना के तड़की ट्रैक पे भाजा करे। अरे ईव तो यार के दिल में आर्मी आर्मी है और कित सोधी है, और जाके कह दे तारे घर क्या ना टिक्का कर जाएंगे, बटे उतारा फ्यूचर फौजी है। बेटा तेरा फौज में ही हुआ है सिलेक्शन, तेरा फौज में ही हुआ है। अच्छा, अब तो तेरे ऊपर सही सूट कर गया ये। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, जब हम काबिल बन जाए ना, काबिलियत प्रूव कर दे बेसिकली, तब फिर आपकी सारी चीज़ें पेरेंट्स भी मान जाते हैं, समाज भी आपको एक्सेप्टेंस दे देता है, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि आप काबिल हैं। तो जिसको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है ना बेटा, उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज हमेशा घर वालों के या जहाँ काम करोगे जिस हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। जब आप अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो समाज, सोसाइटी, घर, परिवार आपको इस तरीके से देखता है। जैसे इसकी उम्र कितनी है, 21 साल। 21 साल का वैसे कोई लड़का हो तो पेरेंट्स के सामने ज़बान ना खुले उसकी, उसके बाप के सामने बोल थोड़ी ना सकता है, क्योंकि बाप के अंडर रह के अभी खा रहा है, पी रहा है, जिस दिन बाप ने लात मारी कहाँ जाएगा। लेकिन अब ये एक इंडिविजुअल है, अब ये अपनी कोई बात रखेगा ना तो इसके घर वाले उस बात को सुनेंगे, उसको तवज्जो देंगे। जिस दिन इसने सैलरी लानी शुरू कर दी और अपनी पहली तनख्वाह अपने पिताजी के हाथ में रख दी, अपनी माताजी के हाथ में, तब उन्हें ये फील होगा कि अब हमारी अगली पीढ़ी इतनी सक्षम हो गई कि हम
भगवान के सामने, मतलब आदमी ना हमेशा ये डरता है कि यार मुझे कुछ हो गया, मेरी अगली पीढ़ी को कौन संभालेगा। इसकी उम्र महज 21 साल है, लेकिन अपने पिताजी को इसने एक जैसे उस स्टेज पे पहुंचा दिया 21 साल की छोटी सी एज में कि इसके पिताजी का, इसकी माँ का भय खत्म हो गया। अब ये एक इंडिविजुअल है, सिर्फ समाज की नज़रों में नहीं, सबकी नज़रों में। तो इसके एक एक कहे की वैल्यू है अब, क्योंकि आज इसने प्रूव कर दिया कि ये कहीं स्टैंड करता है। यही तुम्हारे सामने होना चाहिए। अपनी बातों की वैल्यू बनवानी पड़ती है बेटा, और वो ताकत से नहीं बन सकती, ना वो तुम्हारी सुंदर शक्ल से बननी, वो बननी है जब तुम ये प्रूव कर दो कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है। और काबिलियत का डंका अपने आप बजता है, उसको ज़्यादा के बताना नहीं पड़ता। इसको किसी को जाके नहीं बताना पड़ेगा दरवाज़ा खटखटा के कि जी फिर मेरा फौज में हो गया, अगले को जी मेरा फौज में हो गया। इसके बिना बताए दुनिया को पता चल जाएगा कि उनका बेटा जो है फौज में लग गया। तो ये जो आपकी सफलता है ना, ये अपना डंका खुद बजाएगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी रातों को, जब दुनिया सो रही है, आराम कर रही है, बहुत सारे लोग फेसबुक देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैट पे इन्वॉल्व हैं, तब तुम्हें फ़ोन साइड में रख के और कि मुझे पढ़ना है, तुम इतने काबिल बनो कि तुम्हें कोई फ़ोन करे, तुम्हें दूसरों को ना सर्च करना पड़े, कोई तुम्हें सर्च करे। इतनी काबिलियत अपने अंदर पैदा कर लो। ऑल द बेस्ट बेटा। ये मिठाई नीचे आप स्टाफ वगैरह में खिला देना, ठीक है। अब देखो, एक साथ जब इतने बच्चे आते हैं तो बहुत खुशी होती है। जैसे हमारा रोल बस इतना ही होता है पढ़ाने भर का, सब अपनी अपनी ज़िंदगी सेट करते हैं बेटा, लेकिन टीचर को और पेरेंट्स को सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमें ये दिखता है कि इसकी पूरी ज़िंदगी बन गई। तुम लोगों को सिर्फ ये दिखता होगा नौकरी मिल गई, लेकिन मुझे पता है, सर को पता है कि ये नौकरी नौकरी नहीं है, ये इसकी पूरी ज़िंदगी की श्योरिटी है कि अब इसके घर में कोई भी परिस्थिति कितनी ही मुश्किल आएगी, ये उसका डट के सामना कर सकता है। जैसे किसी के पास नौकरी ना होना, और खासकर जैसे हम नॉर्मल लोगों के परिवारों में प्राइवेट नौकरी का हमेशा एक तलवार रहती है। आज नौकरी है, कल आपकी छोटी सी गलती पे मालिक से आपकी कहा सुनी हो गई, चाहे मालिक गलत है आप ठीक है, लेकिन आप बोल थोड़ी ना पाएंगे। आपके बोलते ही अगले दिन वो कहेंगे हिसाब कर लेना। फिर चाहे 2 महीने नौकरी ना मिले, तुम्हारे घर के खर्चे चलेंगे कहाँ से। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब की सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये स्टेबल है, ये आपकी ज़िंदगी को एक ठहराव देती है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। आप अपनी बात को हक से अधिकारी के सामने भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, मेडिकल फैसिलिटी बेटा बहुत ज़रूरी है। आज इतनी बीमारियों का दौर है, किसी का नहीं पता। पढ़ते हो 35 साल 40 साल में बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई, 30 साल में बच्चा पैदा हुआ बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, उनके अस्पतालों में इलाज के खर्चे हर कोई निकाल नहीं पाता। सरकारी में जाओगे तो 3 महीने से पहले कोई टेस्ट ही नहीं करके देंगे, तब तक तो बच्चा तुम कहाँ दिखाते फिरोगे। या अगर कोई पिताजी या माताजी हैं, सरकारी नौकरी में क्या है, आप पैनल में आ जाते हैं। देश के जितने बड़े अस्पताल हैं ना, आपके माँ बाप का, आपका, आपकी अगली पीढ़ी का इलाज मुफ्त होगा। वहाँ आपको 3 महीने पुरानी डेट, आगे की डेट नहीं देंगे, वो आपको जल्दी से अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे, क्योंकि उनको पैसा सरकार से लेना है। उनके तो आप ग्राहक हैं, उनको ये नहीं दिखता कि सरकारी है। सरकारी में क्या होता है, डॉक्टर को पता है कि भैया ये तो रोज़ का काम है। कई बार जैसे आम आदमी को लगता है यार इनमें दया भाव नहीं है क्या, एक्चुअल में वो इतना फेडअप हो चुके हैं देख देख के कि उनको लगता है कि भाई जब नंबर आएगा तभी तो हम देखेंगे। उनके लिए इमरजेंसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको तो रोज का काम है। आप लोगों को अपनी लाइफ अच्छी सेट करनी है तो एक तो बंधी हुई सैलरी होनी चाहिए बेटा, एक मेडिकल फैसिलिटी हम सबके पास होनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत आने पर, बुरा समय आने पर हमारे घर में दिक्कत ऐसी ना हो कि जो हम फेस ना कर पाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण इसके लिए लोग आज भी मरते हैं। और तुमने देखा होगा लगभग लोग किसी, अभी एल्विश यादव क्योंकि पीछे न्यूज़ में खूब रहा, हमारे तो सीएम साहब के साथ भी काफ़ी उसकी वीडियोस और रील्स चली, तो उसके पिताजी का जब इंटरव्यू था आज तक वगैरह पे, तो उनसे ही पूछा आप क्या चाहते थे भाई बेटा क्या करे, तो उन्होंने कहा मेरी सबसे पहली पसंद तो सरकारी नौकरी में चला जाता। तो आदमी आज भी जानता है, क्योंकि यंग क्राउड देखता है 1-2 साल, जिनकी उम्र ठीक ठाक हो गई ना, वो देखते हैं ज़िंदगी बहुत लंबी है, 60 साल ऐसे ही नहीं पूरे होते। 60 साल तक की गारंटी अगर सरकार लेती है तो इससे बढ़िया क्या। करना क्या है, बस एक बार जम के पढ़ना है। हाँ समय लग सकता है, लेकिन उस समय को लगाने के बाद अगर अगले 40 साल 30 साल अच्छे बीतते हों तो क्या फ़र्क पड़ता है समय लगाने में। मेहनत ही तो करनी है, अपना मन बना के रखो कि मेहनत करेंगे, ठीक है, और खूब पढ़ो। चलो ये हमने टॉपिक शुरू तो नहीं किया, कर लिया ना, 2 छोटे छोटे टॉपिक कर लिए। इल्तुतमिश की कहानी फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है।